हेलो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हुए कहा था, आई कैन प्रॉमिस यू, इफ यू वर्क 12 आवर्स आई विल वर्क फॉर 13, इफ यू वर्क 14 आवर्स आई विल वर्क फॉर 15 आवर्स. वाई? बिकॉज आई एम नॉट अ प्रधानमंत्री बट अ प्रधान सेवक. हम सब मोदी जी को जानते हैं, लेकिन हम इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और उनके सरकार में लिए गए इंपॉर्टेंट डिसीजंस को शायद नहीं जानते. दिस वीडियो विल हेल्प यू नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ना सिर्फ उनके नाम के बारे में लेकिन उनके काम के बारे में भी. 15 अगस्त 1947 इंडिया के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट दिन. इस दिन अंग्रेज, जिन्होंने इंडिया पर 200 साल से भी ज्यादा तक हुकूमत की, आखिरकार इंडिया को छोड़ने पर मजबूर हो गए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के आजादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे, आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने. पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के इंपॉर्टेंट हिस्सा थे. महात्मा गांधी के मार्गदर्शन के नीचे वो स्वतंत्रता भारत आंदोलन के एक प्रमुख नेता के तौर पे उभर के आए. उनके लीडरशिप में भारत एक कॉलोनी से गणतंत्र देश बना, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया. आजादी के बाद सरदार पटेल और नेहरू जी ने भारत के क्षेत्र के अंदर गिरने वाले सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत के संघ में सक्सेसफुली शामिल किया, सिवाय एक के, जम्मू और कश्मीर. 1948 में जम्मू और कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह ने ऐलान किया कि वो इंडिया में इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तब तक अपनी सेना जम्मू और कश्मीर के सीमा के अंदर भेज दी. नेहरू जी ने भारत सेना को भी जम्मू और कश्मीर की बचाव में भेज दिया. इस तरह शुरुआत हुई इंडिया पाकिस्तान के पहले जंग की. इंडिया ने इस जंग में जीत प्राप्त की और जम्मू और कश्मीर के 70% इलाके को पाकिस्तान के कटघरे से बचा लिया. 26 जनवरी 1950 को नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के लिखे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराया और इंडिया को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया. नेहरू जी ने हिंदू लॉ में भी काफी सारे परिवर्तन लाए. उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया. नेहरू जी का सपना था कि हर भारतवासी को एजुकेशन मिले. इसके चलते उन्होंने भारत में फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का ऐलान कर दिया. उनकी सरकार ने हायर एजुकेशन के कई संस्थानों जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT, IIM और NIT की स्थापना की. ईयर 1961 में नेहरू जी ने भारत सेना को पोर्चुगीज कंट्रोल गोवा पे आक्रमण करने का आदेश दिया और गोवा को भी भारत का हिस्सा बना दिया. इसी दौरान 1962 में नेहरू जी ने इंडो चाइना बॉर्डर पे काफी सारे मिलिट्री आउटपोस्ट एस्टैब्लिश किए, लेकिन चाइना ने इन मिलिट्री आउटपोस्ट पे आक्रमण कर दिया और इंडिया चाइना के बीच एक नई जंग शुरू हो गई. इंडिया को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा और अक्साई चीन, जो भारत का अंश था, चाइना के हवाले करना पड़ा. इस जंग के बाद नेहरू जी की स्वास्थ्य बिगड़ने लगी. उनके आखिरी दिनों में वो कश्मीर में थे. आखिरकार 27 मई 1964 को उनकी मौत हो गई. नेहरू जी के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. उन्होंने नेहरू जी के समाजवादी नीतियों को बंद करके सेंट्रल प्लानिंग की शुरुआत की. व्हाइट रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में शास्त्री जी का बहुत बड़ा हाथ था. उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट करने का प्लान बनाया, जिसका पर्पस था कि इंडिया को डेयरी प्रोडक्शन यानी मिल्क और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाए. यह प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि 1988 में इंडिया पूरे विश्व का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया. शास्त्री का सर्वश्रेष्ठ पल तब था जब उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के जंग में जीत दिलाई. पाकिस्तान ने अपनी सेना कच्छ से इंडिया के भीतर भेज दी, जहां पे भारत सेना के साथ उनकी जंग भिड़ गई. भारत ने भी लाहौर पे आक्रमण कर दिया. भारतीय सेना ने कश्मीर के हाजीपुर पे भी कब्जा कर दिया. आखिरकार 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर साइन कराया और जंग पे रोक लगा दी. इस जंग के दौरान उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान आज भी आम आदमी के दिल और दिमाग में बसा हुआ है. सीज फायर के तुरंत बाद शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ताशकंद में एक सम्मेलन के लिए मिले. 10 जनवरी 1966 को दोनों ने ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया. उसी रात को अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस शास्त्री जी की मौत हो गई. ऐसा कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई, लेकिन आज भी उनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है. अब बात करते हैं इंडिया की पहली और इकलौती विमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ. उनके पिता मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे.
नेहरू जी के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में उनको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का पद सौंपा गया। यह 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एज अ प्राइम मिनिस्टर, रूथलेस, स्ट्रिक्ट और स्टबर्न ये शब्द उनकी पहचान बन गए। पावर उनको हमेशा अपने पास चाहिए थी। यह 1969 में उन्होंने देश के 14 सबसे बड़े बैंक्स को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया। जो सेवा सिर्फ व्यापारियों तक ही सीमित थी, वो सेवा अब आम जनता तक पहुंचने लगी। इंदिरा जी की सरकार में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को भी बड़ा बढ़ावा दिया। तब तक अनाज के लिए इंडिया इंपोर्ट्स पे निर्भर था। काफी बार अकाल के कारण इंडिया में काफी सारी मृत्यु हुए और इंडिया को यूएस की सहायता लेनी पड़ी। इंदिरा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कृषि और किसान को सक्षम बना के इंडिया को खाद्य सामग्री में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। 1971 के इलेक्शन के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उनको जनता ने सत्ता में आने का एक दूसरा मौका दिया। इलेक्शन के तुरंत बाद ही पाकिस्तानी सिविल वॉर में इंदिरा जी ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया और ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की हुकूमत से आजादी भी दिलाई। इस तरह जन्म हुआ बांग्लादेश का। नतीजतन इंडिया को साउथ एशिया में एक पावरफुल नेशन के नजरिए से देखा जाने लगा। जैसे जैसे वह सत्ता में और शक्तिशाली होती गई, सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ उनके अनबन बढ़ते गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा को इलेक्शंस के दौरान करप्ट एक्टिविटीज करने के आरोप में चुनाव रद्द करने का फैसला सुना दिया। इंदिरा पे सत्ता छोड़ने का दबाव बढ़ा, लेकिन वह सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट फराकुद्दीन अली अहमद के तहत पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी और सत्ता वापस अपने हाथ में ले ली। इमरजेंसी के दौरान पुलिस को कर्फ्यू लगाने की और किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई थी। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी छपने जाने वाले कंटेंट पे भी पाबंदी लगाई गई। चुनाव को भी 2 साल के लिए टाल दिया गया। फिर ईयर 1977 में जब वापस चुनाव हुआ तो कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। आजाद भारत में पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार बनी। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई इस सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। सत्ता में आते ही मोरारजी ने इमरजेंसी के दौरान किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया और भविष्य में कोई भी सरकार अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर ना करे ऐसे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया। उनके टेन्योर के दौरान मोरारजी ने इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में काफी सुधार लाए। पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक से एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बात करते करते उन्होंने गलती से ये खुलासा कर दिया कि इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी थी। इस संकेत के बाद पाकिस्तान ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में से सारे इंडियन जासूसों को ढूंढ निकाला और जेल में डाल दिया। हालांकि क्योंकि पाकिस्तान से रिश्तों में सुधार लाने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ईयर 1999 में पाकिस्तान ने उनको निशान पाकिस्तान के खिताब से नवाजा। जब मोरारजी विपक्ष में थे, उन्होंने रॉ, जो इंडिया की प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, को इंदिरा जी का रक्षक कहा था और सत्ता में आने के बाद उन्होंने रॉ के काफी डिपार्टमेंट्स को बंद कराया। रॉ का बजट और उसके ऑपरेशंस पे भी रोक लगा दी। जब ये सब चल रहा था, उनकी सरकार में दरारें आने लगी। दरारें इतनी बड़ी कि सन 1979 में राजनारायण और चरण सिंह ने जनता पार्टी छोड़ दी और मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ा। मोरारजी के बाद उसी सरकार के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। राजनारायण, जिन्होंने उनको यूपी के चीफ मिनिस्टर बनने में भी मदद की थी, उनके समर्थन में खड़े रहे और खुद जनता पार्टी के चेयरमैन बन गए। लेकिन चरण सिंह की भी सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई। उनके टेन्योर में लोकसभा भी मिल नहीं पाई। जिस दिन लोकसभा मिलने वाली थी, कांग्रेस ने अपना समर्थन भारत लोक दल से वापस ले लिया। चरण सिंह ने रिजाइन कर दिया और 6 महीने बाद ईयर 1980 में भारत में वापस से इलेक्शंस हुए। उस साल के चुनाव में कांग्रेस ने इंदिरा लाओ देश बचाओ मोर्चे के साथ शानदार जीत दर्ज की और इंदिरा जी ने सत्ता वापस अपने हाथों में ले ली। ईयर 1982 में उनको अपनी नेतृत्व की कठिन परीक्षा देनी पड़ी। जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, जो कांग्रेस के बनाए हुए नेता थे, कांग्रेस के खिलाफ जाकर आतंक के मार्ग पे चले गए। उन्होंने खालिस्तान, एक स्वतंत्र सिख देश की मांग की। इसी के चलते उनके कुछ साथीदारों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस पे हमले भी किए। ऐसे हालातों में इंदिरा चुप रहने वालों में से नहीं थी।
उन्होंने भारत सेना को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर प्रवेश करके सारे धर्म प्रचारकों और गुरुओं को खत्म करने का आदेश दिया। भारत सेना ने इस चुनौती को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान कई मासूम नागरिक और धर्म प्रचारकों को भी मौत के घाट उतारा गया। इतना ही नहीं, गोल्डन टेम्पल के स्ट्रक्चर को भी काफी डैमेज हुआ। इन घटनाओं की वजह से सिख कम्युनिटी इंदिरा के खिलाफ काफी असंतोष हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियों से इंदिरा जी को छलनी कर दिया। बेअंत सिंह को तभी के तभी एक बंद कमरे में मौत के घाट उतारा गया और सतवंत सिंह को कुछ ही समय बाद फांसी की सजा सुनाई दी। इस तरह दर्दनाक अंत हुआ भारत रत्न इंदिरा गांधी का। इंदिरा जी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। अपनी जिंदगी के कई सालों तक अपॉलिटिकल रहने वाले राजीव को 1980 में उनके भाई संजय गांधी के एरोप्लेन हादसे में हुई मौत के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के 4 साल के अंदर उनकी मां की मृत्यु के कारण उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पद पे आते ही उनको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इंदिरा जी की मौत के बाद से सिख कौम के खिलाफ काफी दंगे शुरू हो चुके थे। सिखों को बेरहमी से मारा जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब दंगे कम हुए, राजीव ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप अपने आप आ जाता है। कार्यालय संभालने के कुछ ही दिनों में राजीव ने प्रेसिडेंट से राष्ट्रीय चुनाव की मांग की। इस चुनाव में इंदिरा के प्रति सिंपैथी वोट्स के कारण कांग्रेस ने 411 आउट ऑफ 542 सीटों पे जीत दर्ज की और फिर से अपनी सरकार बनाई। ये इंडियन पार्लियामेंट में आज तक की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन राजीव की सरकार कई विवादों में जुटी रही। यह 1985 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शाहबनो के पक्ष में यह फैसला सुना दिया कि उनके पति को तलाक के बाद भी उनको एलिमनी देनी पड़ेगी। यह फैसले से मुस्लिम कौम खुश नहीं थी और इसका विरोध करते हुए उन्होंने राजीव से शिकायत की। राजीव ने उसी साल द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 पास किया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नल और वॉइड कराया और मुस्लिम डाइवोर्सी के बेनिफिट्स पर लिमिटेशंस लगाई। भारत में ये माइनॉरिटी अपीजमेंट की शुरुआत कही जाती है। राजीव के कार्यालय के दौरान श्रीलंका में सिविल वॉर भी चल रहे थे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल (LTT) ने एक अलग तमिल देश एलम की मांग की। जुलाई 1987 में राजीव ने इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन की, जिसके तहत श्रीलंका तमिल डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए तैयार हुए और इंडिया को ऐसा होने पर LTT को अपने आर्म्स और एम्युनिशन को सरेंडर करना था। लेकिन LTT ने हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। इसके जवाब में राजीव ने भारत सेना को शांति बनाए रखने और सिविलियंस की सेफ्टी के लिए श्रीलंका भेज दिया। राजीव की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। राजीव पे यह आरोप था कि उन्होंने स्वीडिश डिफेंस कंपनी बोफोर से पैसे लिए और डिफेंस डील्स पास कराए। वीपी सिंह, जो राजीव की सरकार में पहले फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात का खुलासा किया। इसकी वजह से उनको अपने पोस्ट और कांग्रेस की सरकार से निष्कासित किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप का असर इतना मजबूत था कि राजीव की सरकार 1989 में गिर गई और वीपी सिंह गठबंधन सरकार के पीएम बन गए। 1989 के राष्ट्रीय इलेक्शन में नेशनल फ्रंट ने बीजेपी और लेफ्ट की सहायता के साथ सरकार बनाने का निर्णय ले लिया। काफी बातचीत के बाद विश्व प्रताप सिंह ये गठबंधन सरकार के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। सत्ता पे आने के कुछ ही दिनों में आतंकवादियों ने वीपी सिंह के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप कर दिया। उनकी बेटी को छुड़वाने के लिए भारत सरकार को कई मिलिटेंट्स को रिलीज करना पड़ा। वीपी सिंह की सरकार जब सेटल हो गई तो वीपी सिंह ने फैसला किया कि वो राजीव गांधी ने भेजे हुए इंडियन आर्मी को श्रीलंका से वापस बुला लेंगे और पूरे ऑपरेशन को रद्द कर देंगे। भारत सरकार के प्रति सिखों का गुस्सा कम करने के लिए वीपी सिंह खुद गोल्डन टेम्पल गए और देश के सारे सिखों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांगी। उनके माफी मांगने के बाद सिखों का आंदोलन कम होता गया। वीपी सिंह की चाह थी कि सोशियो जस्टिस रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे वो देश को आगे बढ़ाए। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ओबीसीज को पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आरक्षण दिला दिया। ये निर्णय के कारण ऊंची जाति के लोगों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। हाल ही 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इसी दौरान बीजेपी अपने आप में अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाए जा रहा था।
पार्टी की अध्यक्षता एल.के. अडवाणी रथ यात्रा पे राम जन्मभूमि की ओर निकल पड़े। अयोध्या पहुंचने से पहले ही वीपी सिंह के आदेशों पे चलते पुलिस ने अडवाणी को अशांति और कम्युनलिज्म को प्रमोट करने के चार्जेस में अरेस्ट कर दिया। ये घटना के कारण बीजेपी ने अपना समर्थन जनता दल की सरकार से वापस ले लिया। वीपी सिंह को पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। आखिरकार सत्ते में आने के 11 महीनों बाद 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। इस मौके को जब्त करते हुए चंद्रशेखर ने जनता दल को छोड़ दिया और ऑपोजिशन में बैठी हुई कांग्रेस की मदद से 10 नवंबर 1990 को प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो भारत के 8वें प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ 7 महीनों के लिए ही चली। गल्फ वॉर के दौरान चंद्रशेखर ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लीड किया, लेकिन उनकी सरकार अपना पहला बजट भी प्रेजेंट नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सपोर्ट इस सरकार से वापस ले ली। आखिरकार नए चुनाव का ऐलान करते हुए चंद्रशेखर को रिजाइन करना पड़ा। इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान 21 मई 1991 के दिन राजीव गांधी चेन्नई में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। भाषण देने के बाद जब वो आम जनता से मिलने गए तो एक महिला तेनमोजी राजारत्नम ने उनके पैर छूने के बहाने उनके शरीर पे लगे हुए बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव के साथ साथ 25 लोगों की मौत हो गई। राजारत्नम एलटीटी की समर्थक थी और राजीव के खिलाफ आपसी मतभेद होने के कारण उन्होंने उनकी जान दे दी। इस घटना के बाद कांग्रेस कई बार लोकसभा इलेक्शन जीती, लेकिन कभी कोई गांधी परिवार से प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। राजीव की मौत के बाद पूरे देश में डर का माहौल था। नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों को छोड़ के भारत का कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे 5 साल पूर्ण नहीं कर सका। इसके साथ साथ उसी साल इंडिया में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन भी हो गया और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो गए थे। इस परिस्थिति से निकलना आसान नहीं था। कैसे अपना देश आगे बढ़ा और ये सब मुश्किलों का सामना किया, ये जानने के लिए प्लीज वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2।